सुबह बखैर, सलाम सुबह। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, अच्छी खबर मेरे पास ये है कि कोरोना वायरस दम तोड़ रहा है और केसेस दिन ब दिन कम हो रहे हैं। ये मैं नहीं बल्कि महकमा सेहत की डाटा सोर्स तहकीकाती रिपोर्ट बता रही है कि कोरोना के कन्फर्म और मुश्तबा मरीजों की तादाद में 60% कमी वाक़ई हुई है। टेस्ट के लिए आने वाले यौमिया 1000 मरीजों की तादाद अब सिर्फ 200 तक रह गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चंद दिनों में ही पॉजिटिव केसेस की तादाद में 50% तक कमी रिकॉर्ड की गई है, जो यकीनी तौर पर एक खुश आइंद बात है। अच्छी खबर के साथ साथ माहिरीन की जानिब से कोरोना की दूसरी लहर आने का खदशा भी जाहिर कर दिया गया है। चूंकि ईद उल अजहा के हवाले से शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया है ईद शॉपिंग के लिए, और मवेशी मंडियों में भी बड़ी तादाद में शहरी पहुंचे होंगे। कुर्बानी का जानवर खरीदना है, इसलिए ये खदशा बढ़ रहा है। और इन तमाम मामलात में अगर बेहतियाती बरती गई, SOPs पर अमल दरामद ना किया गया, तो माहिरीन बता चुके हैं कि नताइज गंभीर भी हो सकते हैं। इसलिए एहतियात का दामन थामे रहिए। इस हवाले से प्रोग्राम में हम मजीद भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ शहर लाहौर की बात करते हैं और खास तौर पर बात करेंगे हम जी ताजिरों के हवाले से। अंजुमन ताजिरान नईम मीर ग्रुप की जानिब से आज यानी कि 18 जुलाई को ऐलान किया गया है हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक का। आज ये तहरीक का आगाज होने जा रहा है। लाहौर से ये ताजिरान निकलेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, हॉर्न बजाएंगे, हुक्मरानों को जगाने की कोशिश करेंगे। क्या प्लान है, अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे। जी अब्दुल कादिर मदनी, बताइएगा कितने बजे ये तहरीक का आगाज होने जा रहा है, कितने बजे ताजिरान इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे और कितनी बड़ी तादाद है एक्सपेक्टेड? हुक्मरान जगाओ तहरीक जो कि अंजुमन ताजरान नईम मीर ग्रुप और दीगर जो इसके इत्तेहादी ताजरान थे, जिसमें लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन, रिक्शा यूनियन और दीगर जो मार्केट्स और सेक्टर के ताजर यूनियन थे, उनकी जानिब से 18 तारीख यानी कि आज के दिन का जो है वो ऐलान किया गया है कि आज वज़ीर आज़म हाउस के सामने जो है वो अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजाकर जो है वो इस एहतजाज को रिकॉर्ड किया जाएगा। इस वक्त मैं ठोकर पे मौजूद हूँ, जहाँ पर तमाम ताजर तंजीमों ने सुबह से यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुकी हैं। काफिलों की शक्ल में, टोलियों की शक्ल में यहाँ पे जो है वो ताजरान पहुँच रहे हैं। और प्लान के मुताबिक ये है कि यहाँ पर 9:30 से 10 बजे के दरमियान जो है वो मीडिया टॉक की जाएगी अंजुमन ताजरान और दीगर ताजर तंजीमों की जानिब से, जो कि इस एहतजाजी तहरीक में शामिल हैं। और उसके बाद इस्लामाबाद के लिए रवानगी यहाँ से होगी, जो कि बरस्ता मोटरवे होगी। और मजीद तफसीलात क्या हैं, किस तरह ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा और ये जो है कब तक जो है वो इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। हमारे साथ आमिर कुरैशी मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन के, जो कि अंजुमन ताजरान की इत्तेहादी है हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक की। जी आमिर साहब, ये बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं, कितने बजे यहाँ से निकलेंगे और कितने बजे वज़ीर आज़म हाउस के सामने जो है वो आप अपना हॉर्न बजाकर जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पहले मैं एक बात बताना चाहूँ, इंसान को ये लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी के मेंबरान, ओहदेदारान, मुलाजमीन सब शामिल है। एक मैं आपको बताऊँ, इंसान को जब जिस्मानी बीमारी लाहक होती है वो डॉक्टर के पास जाता है, और जब हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से माशी बीमारी लगती है तो मजबूर को सड़कों पे आना पड़ता है, जो हम कर रहे हैं। यहाँ से हम अपने बेशुमार दोस्तों को अलविदा कर रहे हैं इस्लामाबाद के लिए, खुद भी साथ जा रहे हैं काफी लोग। और पहला स्टॉप पर जो हमारा वो चक्री है, चूंकि डिफरेंट इजला से लोग वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। उसके बाद पुरअमन एहतजाज जो बड़े दिनों से चल रहा है, ये वहाँ इस्लामाबाद में जाकर रुकेगा और प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर से भी गुजरेगा, वहाँ पे पड़ाव भी डालेगा। लेकिन सब बड़ा एहतजाज पुरअमन होएगा, जो अभी तक होता आ रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि इसका माशी कत्ल बंद करें, जो बेशुमार कत्ल कर चुके हैं अब तक, और किस हद तक ये जाएंगे ये हमें समझ नहीं आ रही। जी बिल्कुल, आपने जो है वो अब्दुल कादिर, इनसे मेरी तरफ से भी एक सवाल पूछिए कि ये पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। जमहूरियत की खूबसूरती होती है एहतजाज करना, अपनी आवाज बुलंद करना, लेकिन कोरोना का खदशा है। नईम मीर साहब की जानिब से कहा गया था कि अफरादी फासला भी होगा, मास्क का इस्तेमाल भी होगा। इन तमाम ताजिरों ने, ज्यादातर ने मास्क नहीं पहन रखे। इनसे जरा पूछिए कि मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं है, अफरादी फासला कहाँ पर है? जी बिल्कुल, इनसे पूछते। जी आप बताइएगा कि आप जो है वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाना जमहूरी हक है। मास्क मुतअद्दिद आपके ताजिरों ने नहीं पहने हुए, और समाजी फासला जिसकी आप जो है वो गारंटी देते हैं, यकीन दहानी करवाते हैं, समाजी फासला भी जो है यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। समाजी फासला का मैं बताता हूँ जी आपको, ये समाजी फासला पब्लिक ट्रांसपोर्ट में समाजी फासला किया गवर्नमेंट ने। जो अंदरूनी शहर की मार्केट खोल दी, उसमें समाजी फासला है। 3 से 4 या 6 फुट की छोटी सी एक बस है,
उसके अंदर कहाँ समाजी फासला आया? अंदरूनी शहर लाहौर, पाकिस्तान, दुनिया, लेकिन आपकी जानिब से तो यकीन दहानी करवाई जा रही है ना कि हम SOPs पर, समाजी फासले पर अमल दरामद करवाएंगे। ये तो कोई दलील नहीं है कि कोई और नहीं कर रहा तो हम भी नहीं कर पाएंगे। हम तो चीख के थक चुके हैं कि जी हम SOPs पे अमल करने को तैयार हैं। हम समाजी फासला रेस्टोरेंट में 50% डाइन इन करने पे बिल्कुल एग्री है, तैयार बैठे हम इस पे। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री दुनिया की वाहिद इंडस्ट्री है जो SOP, सफाई, हेल्थ और सोशल डिस्टेंसिंग के अच्छा कुछ समझ सकता ही नहीं है दुनिया जी में। बिल्कुल, आपने जो है वो गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि समाजी फासला जो है वो जब रेस्टोरेंट खुलेंगे उसके बाद जो है वो उस पर यकीन जो है वो अमल दरामद यकीनी तौर पर किया जाएगा। लेकिन ठीक अभी है, तक जो बहुत है शुक्रिया वो अब्दुल कादिर मदनी, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बता रहे थे जी जो मुजाहिरीन है एहतजाज में शरीक होने वाले उनकी जानिब से तो एक उज़र पेश कर दिया गया है जी, बसों में समाजी फासला नहीं है, मास्क का इस्तेमाल नहीं है तो फिर हम भी नहीं करें। ऐसे कैसे मानेगी गवर्नमेंट जब आप करके नहीं दिखाएंगे कि हम मास्क भी पहनेंगे, हमारे कामों को खोल दिया जाए। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज सूबाई वज़ीर माहौलियात की जानिब से शहर में फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के हवाले से एक अहम फैसला सामने आया है, जिसमें शहर में स्मोक का बाइस बनने वाला गैर मयारी तेल की जगह यूरो 5 फ्यूल का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है, जो कि हुकूमत की जानिब से यकीनी तौर पर एक खुशाइन कदम है। मगर इन सबसे पहले कुछ अहम बातें हुकूमत के गोशगवार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माहौलियाती आलूदगी और शहर में स्मोक को कम करने के लिए सिर्फ फ्यूल तब्दील करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि शहर में दंदनाती फिरती बिना फिटनेस टेस्ट क्लियर करने वाली बेशुमार गाड़ियां भी हैं, जिनको रोकना उतना ही ज़रूरी है जितना फ्यूल का बदलना है। नाज़रीन, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के सेक्शन 39 के तहत दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और मुतल्लिका दस्तावेज़ात के साथ गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। और गाड़ियों को सर्टिफिकेट के इजरा से कबल 3 चीज़ें देखी जाती हैं, जिसमें इंजन है, टायर है और बॉडी है, कि गाड़ी का इंजन धुआं ज़्यादा ना देता हो, टायर 1.66 मिलीमीटर का हो और गाड़ी की ब्रेक भी ठीक हो, ताकि ख़राब गाड़ी सड़क पर चलने से किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए और ना ही माहौलियाती आलूदगी का बायस बने। बदकिस्मती से पाकिस्तान में कवानीन तो मौजूद हैं और इदारे भी, मगर यहाँ इस कानून पर शाज़ व नादर ही अमल दरामद होता दिखाई देता है। और लाहौर शहर में आपको सड़क पर धुआं छोड़ती बहुत सारी पुरानी फटीचर गाड़ियां भी नजर आती है, रिक्शे, मोटरसाइकिल्स मिलेंगे, मगर मजाल है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो या फिर उनको रोकने वाला कोई मौजूद हो। आज के इस प्रोग्राम में इसी मामले पर हमने बात करनी है कि ये यूरो 5 फ्यूल आखिर है क्या, माहौल दोस्त कितना है, इसके साथ साथ मजीद कौन कौन से मामले हैं जिसको देखने की अशद ज़रूरत है। बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माहौलियात हैं राफ़ी आलम साहब। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। राफ़ी साहब, सबसे पहले तो हमें ये यूरो 5 फ्यूल के बारे में बताइए कि ये कितना माहौल दोस्त है और क्या इससे पहले ये पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है कहीं? जी शुक्रिया। यूरो स्टैंडर्ड एक बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड है पेट्रोल डीजल के हवाले से, जिसमें डीजल और पेट्रोल के अंदर सल्फ़र जो एक एलिमेंट है उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। तो जैसे यूरो नंबर बढ़ता जाता है, यूरो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सल्फ़र की जो शिद्दत है पेट्रोल के अंदर कम होती जाती है। तो यूरो 2 जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, यूरो 2 के बराबर, तकरीबन बराबर, और यूरो 5 के अंदर मैं कहता हूँ दिन रात का फ़र्क है, बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर जैसे हुकूमत ने कहा कि दिसंबर 2020 तक ये गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल है वो यूरो 5 तक हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह अगले साल जून 2021 तक जो डीजल है वो भी यूरो 5 स्टैंडर्ड तक आ जाएगा। तो फिर उस पेट्रोल के साथ उम्मीद ये है कि जो आलूदगी की वजह है उसमें से एक वजह जो है वो कम होती जाएगी। लेकिन बाकी जो वजूहात है, जैसे आपने बताया बिजली का जो हमारा एनर्जी सेक्टर है, हमारा जो बाकी सनती सेक्टर है, इसमें जो हवाई आलूदगी पैदा होती है उसको भी देखना पड़ेगा। अच्छा, हमें राफ़ी साहब ये भी बताइए कि ये ठीक है, आपने समझाया है और ये बड़ा अच्छा फैसला लग रहा है कि अभी तो हम बहुत ही ख़राब पेट्रोल कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी वजह से फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ रही है, तो ये क्या तमाम गाड़ियों के लिए बेनिफिशियल होगा? और दूसरा ये कि सिर्फ ये फ्यूल चेंज करने से क्या तब्दीली आ जाएगी? उन गाड़ियों का क्या बनेगा जिनका कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हवाई आलूदगी पैदा कहाँ से होती है। इस वक्त जो 2018 में पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और UN के FAO अदारे के अंदर ने जो स्टडी की थी
उसमें उन्होंने तकरीबन सालाना तौर पे 45% हवाई आलूदगी ट्रांसपोर्ट सेक्टर से उन्होंने कहा था आती है। बाकी जो है ये बिजली से, फैक्ट्रीज और बिजली से, और फिर 20% जो है ये क्रॉप बर्निंग, जो फसल से आग लगाते हैं उससे पैदा होती है। तो अगर हम पेट्रोल के अंदर बेहतरी लाएंगे तो हाँ, एक क्या कहते हैं कदम हम आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। मगर जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, यहाँ जो गाड़ियाँ 30-30 साल पुरानी चलती हैं उनके अंदर आप जो चीज़ अंदर डाल दें, ठीक है, हाँ उनका इमिशन बेहतर तो होगा लेकिन फिर भी वो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होगा। तो यहाँ क्या कहते हैं गाड़ियों का ओवरहॉल, और जो आपने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस का जिक्र किया था उसकी एप्लीकेशन, और हाँ जो हमारा माहौलियाती कानून है पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंदर माहौलियाती महकमे के पास भी इख्तियार है कि वो गाड़ियों की जो टेस्टिंग है और हवाई आलूदगी के हवाले से टेस्टिंग कर सकते हैं। मगर एक और चीज़ बताऊं कि दिसंबर 2019 में वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान किया था, जो कि अभी भी वो फंसी पड़ी है, लेकिन उसका जो आप समझ लें एम है वो ये कि 10 साल के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा गाड़ियाँ हैं वो 20-30% तक ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर तब्दील हो जाएंगी। तो ये देखें, एक चीज़ से माहौलियाती आलूदगी बेहतर नहीं होगी, हमें पेट्रोल बेहतर करना पड़ेगा, गाड़ियों का स्टॉक चेन ऑफ इवेंट्स, फिर हमें बिजली से सेक्टर के अंदर फर्नेस ऑयल पे क्या कहते हैं तवज्जो दें, वहाँ जाना पड़ेगा। जो कोयले से हम बिजली बना रहे हैं उनके जो लॉन्ग टर्म IPP कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको रिव्यू करना पड़ेगा, फिर ये फसलों पर आना पड़ेगा, फिर शहरों के अंदर जो तिक्के बनते हैं उन तक पहुँचना पड़ेगा। ठीक, अच्छा हमें बताइए राफिज साहब के गुज़िश्ता साल हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए, क्योंकि स्मोक का अटैक हर साल हम लोग देख रहे हैं पिछले कई सालों से। तो इस सूरत हाल में गुज़िश्ता साल हमने देखा जी गवर्नमेंट की जानिब से ये कर दिया जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ जाएंगी, पुरानी गाड़ियों को रोड से हटा दिया जाएगा, लेकिन वो वक्त गुजर गया, रात गई बात गई वाली बात हो जाती है। अब दोबारा से तकरीबन 2-2.5 महीने के बाद एक बार फिर से खदशा है कि स्मोक आएगी, फिर वही बातें सुनेंगे हम। देखिए, बुनियादी जो ये माहौलियाती आलूदगी की वजूहात हैं उन पे कोई किस्म की एक्शन नहीं उठाएगी। अभी हमें सिर्फ बताया गया है कि नोटिफिकेशन जारी किया है, दिसंबर तक पेट्रोल बेहतर हो जाएगा। अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे हवाई आलूदगी बेहतर होगी। ये बड़ा चैलेंज है क्या इस पूरे सिस्टम को बदलना इतना मुश्किल होगा, या फिर अगर गवर्नमेंट चाहे तो आसानी से कर सकती है? वैसे तो गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है। नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। नहीं, दुनिया में दूसरे भी ऐसे शहर हैं जिन्होंने हवाई आलूदगी को देखा है और उसके साथ उन्होंने फिर एक मुहिम उठाकर उसको काबू में लेकर आए हैं। तो ये एक आसान काम नहीं है, ये एक लंबा काम है, इसमें 10-15 साल लगते हैं। और जैसे अक्सर लोग कहते हैं हमें एक विजन की ज़रूरत है, अपने शहरों की एक ऐसी विजन की ज़रूरत है जो सियासी साइकिल से बढ़ के हो। सियासी साइकिल 5 साल का होता है, शहर को साफ करने में 10-15 साल लगते हैं। अच्छा राफिज साहब, हमें ये बताइए कि जिस तरह का ये प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, इसके हवाले से हम अभी भी लाहौर शहर में देखते हैं कितने चिंची रिक्शे हैं, कितने दूसरे रिक्शे हैं, कितनी मोटर बाइक्स हैं, कितनी पुरानी गाड़ियां हैं। मेरा ख्याल उससे ज़्यादा नई नहीं है जितनी पुरानी गाड़ियां अभी भी रोड्स पे मौजूद हैं। इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इतने साल तक ये गाड़ी रोड पे रहेगी, इतने साल के बाद इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ये रोड पे नहीं आ सकती। ऐसे मैकेनिज्म्स लाए जा सकते हैं, मगर अगर एक अच्छा टेस्टिंग स्टैंडर्ड हम पंजाब के सूबों के अंदर लेकर आएँ। देखिए, हर गाड़ी के अंदर जो धुआं निकलता है वो एक जैसा नहीं होता। जो लाहौर के अंदर मैंने जो जायजे देखे हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की और महकमा माहौलियात के, उसके मुताबिक जो लाहौर के अंदर गाड़ियाँ आती हैं कम तादाद ट्रक्स की हैं, मगर उन कम तादाद ट्रक्स की जो हवाई आलूदगी में हिस्सा है वो बढ़ के है। तो अगर हम स्टैंडर्ड टेस्टिंग इन बड़े ट्रक्स पे पहले लेकर आएँ तो हम डिफरेंस जो है या इफेक्ट उसका जल्दी से देखेंगे। मोटरसाइकिल्स जो हैं जो कि 50% के करीब ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में से शामिल हैं, उनकी ओवरऑल पोल्यूशन कम है। तो उनके जो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड्स या उनकी जो एमिशन टेस्टिंग है वो इतना मैं समझता हूँ लाजमी या इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने ये हैवी व्हीकल्स हैं उन पे, और वो भी डीजल के व्हीकल्स हैं, उन पे पहले अगर तवज्जो करें तो जैसे कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, वहाँ हम क्या कहते हैं उसके असरात और बेनिफिट्स जल्द से जल्द देखेंगे। अच्छा राफिज साहब, हमें ये बताइए कि ये जो यूरो 5 फ्यूल है, ये जो कंपनीज हैं, जो डिपोज हैं, उनको करना पड़ेगा कि उनके पास मिले ही यूरो 5, यूरो 2 जो अब आप कह रहे हैं इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल तो कम ही बनाते हैं, ये यूरो 5 जो है ये इंपोर्टेड पेट्रोल का एक स्टैंडर्ड होगा। पाकिस्तान के अंदर 5 रिफाइनरीज हैं और जो ये तेल निकालती हैं ये तकरीबन यूरो 2 स्टैंडर्ड का तेल निकालती हैं। इन पे अभी तक कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं आई
जहां इनके सिस्टम्स यूरो 3 या 4 तक पहुंचे और उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट्स भी हैं वो काफ़ी भारी हैं। इट्स अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन पर रिफाइनरी, और ऐसे पैसे इस वक्त किसी रिफाइनरी के पास नहीं है। तो जो पाकिस्तान के अंदर तेल पैदा होता है, फर्नेस ऑयल बनाया जाता है, उसकी जो हवाई आलूदगी के अंदर या आप समझ लें उसकी पोल्यूशन क्वालिटीज़ जो हैं वो बहुत बुरी हैं। हमारा जो फर्नेस ऑयल है दुनिया का बदतरीन फर्नेस ऑयल है, कोई ख़रीदना नहीं चाहता। और इस वक्त ना कोई रिफाइनरीज में कोई इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कैपेसिटी या पैसे भी मुझे नजर नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसका मतलब है जो हम बाहर से मंगवाएंगे वो अब हमें यूरो 5 मंगवाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज को ये प्रोजेक्ट, और ये भी देखें कि यूरो 5 जो बाहर के मुल्कों से हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं वो भी अब यूरो 1 यूरो 2 स्टैंडर्ड का पेट्रोल रिफाइन नहीं कर रहे। वो भी दुनिया आगे जा रही है और वो भी अब कुवैत ने कह दिया कि हम यूरो 2 नहीं बनाते, अब हम सिर्फ यूरो 4-5 बनाएंगे। तो अब पाकिस्तान को अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ा है, ये नहीं कि मजबूरी बन गई। इसका मतलब है कोई इतना वो नहीं है, अब मिलेगा ही नहीं तो मजबूरी हो जाएगी। तो अच्छा सर, इससे कोई पेट्रोल की कीमतों पे या फिर इन पे भी फर्क आएगा, कोई महंगा हो जाएगा या फिर क्या होगा? प्राइसिंग डिफरेंसेस जरूर होंगी, मगर ये प्राइसिंग डिफरेंसेस अभी तो क्या कहते हैं 18 रुपए पेट्रोल में इजाफा टैक्सेस से हुआ था। ये जो डिफरेंसेस होंगी ये 1, 2, 3, 4 रुपए से ज्यादा नहीं होंगी। ये तो इंटरनेशनली 1, 2, 3, 4 होंगे ना, लेकिन हमारे यहाँ टैक्सेस मिलाकर तो फिर टैक्सेस का मसला है। कीमत में शायद इतना मसला ना हो जितना हमारा इधर टैक्सेशन और फिर पॉलिसीज के अंदर जो फीस और सेसेस हम लगाते हैं पेट्रोल पे, उस पे शायद फर्क पड़े। और माइलेज के हवाले से ये अच्छा होगा, गाड़ियों के माइलेज के हवाले से देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए जितना यूरो स्टैंडर्ड बेहतर होता है तो इंजन की एफिशिएंसी भी बेहतर होती है, तो पेट्रोल ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए अगर आप गंदा पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं तो वो 100% पेट्रोल जल के आपकी गाड़ी के इंजन तक पावर नहीं पहुंचाता, वो फिर टेल पाइप से निकल जाता है और फिर आप 70-80% एफिशिएंसी पे चला रहे होते हैं अपनी गाड़ियाँ। अगर आप यूरो 5 या 6 पे पहुंचेंगे तो आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी, बर्निंग एफिशिएंसी वो 80-90% तक चली जाएगी, तो पेट्रोल सेविंग्स होंगी, गाड़ी की एमिशंस बेहतर होंगी और गाड़ी की एफिशिएंसी बेहतर। कितने % फजाई आलूदगी को कंट्रोल किया जा सकता है इससे? देखें, पेट्रोल से अकेले, जैसे आपने खुद कहा, पेट्रोल से अकेले फ़र्क इतना शायद ना हो जितना पेट्रोल और गाड़ियों में रिप्लेसमेंट लाने से होगा। तो पेट्रोल लाना, बेहतर पेट्रोल लाना एक पहला कदम है। उसके साथ साथ ये मोटर व्हीकल टेस्टिंग की रजीम इंट्रोड्यूस करनी होगी, मोटर व्हीकल्स को रिप्लेस करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होगा और फिर इकट्ठे एक फ़र्क पड़ेगा। हो क्यों नहीं रहा? ऑर्डिनेंस तो मौजूद है, मैकेनिज्म भी है, इदारे भी हैं, लोग भी हैं, तनख्वाहें भी ले रही हैं, जी बिल्कुल। एक मेरे ख्याल से ना जी, पाकिस्तान में वी बिन लकी कि ज़्यादातर हमारी तारीख में हम एक रूरल और एग्रेरियन इकॉनमी रहे हैं। शहर कम रहे हैं और शहर के अंदर जो आलूदगी थी वो चंद इलाकों तक महदूद रही, मगर जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है और जैसे हमारे शहर पिछले 10-15 साल में बढ़े हैं, इन शहरों के अंदर अब ये आलूदगी जो है ये फंस गई, हम अपनी कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच चुके हैं। तो मुझे कोई आगे जाते हुए कोई बेहतर सिनारियो नज़र नहीं आ रहा जब तक कि ये काफ़ी भारी सवाल, स्ट्रिक्ट एक्शन ना लिए जाए। और इस वक्त एक्शन नहीं है, हमारा फोकस क्या कहते हैं नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स देखें कहाँ फोकस है, प्रोविंशियल लेवल पे कहाँ फोकस पे हैं, ये आपको एयर क्वालिटी या एनर्जी एफिशिएंसी का फोकस नहीं नजर आ रहा, बिल्कुल जिक्र नहीं नजर आ रहा। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि अभी कहा जा रहा था कि ये लॉकडाउन हुआ, सूरत हाल बेहतर, बीइंग अ माहिर माहौलियात, क्या हमारा माहौल बदल गया है? इस साल उम्मीद की जा सकती है कि कोई स्मोग में भी कमी हो जाए? नहीं, देखें गाड़ियाँ सड़कों पे कम है, स्कूल बंद है तो उसकी वजह से गाड़ियाँ कम है, इंडस्ट्री भी थोड़ी सी रुक गई है तो उसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं वो भी कम हो चुकी हैं। और इस साल हमने बेहतर एयर क्वालिटी ज़रूर देखी है, मगर जैसे लॉकडाउन बंद होंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर दोबारा उठ जाएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर दोबारा उठ जाएगा और वही आलूदगी पैदा होना शुरू हो जाएगी। बिकॉज इस वक्त तक किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने वो एमिशन कंट्रोल्स अपनी फैक्ट्री में लगाए नहीं, हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने वो इन्वेस्टमेंट्स अभी की नहीं है, तो फंडामेंटली वो चेंजेस मौजूद नहीं हैं। तो जब ये लॉकडाउन उठेगा सेम सिनारियो है। एक बार फिर से हम खतरनाक सूरत हाल देखेंगे। राफे साहब, ये भी बताइए कि ये गाड़ियों के हवाले से, फ़ज़ाई आलूदगी कम करने के हवाले से तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये फैक्ट्रीज़ का जो मामला है इनको किस तरह से ठीक किया जाएगा? भट्टे एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ प्रॉब्लम है जिनको अभी तक ठीक नहीं किया जा रहा फ़ज़ाई आलूदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से।
जी बिल्कुल, ये पूरा हमारा हाउसिंग सेक्टर जो है ये काफ़ी पोल्यूटिंग है। अगर आप देखें घर बनाने के लिए आप जो सीमेंट इस्तेमाल करते हैं उसकी माइनिंग जो है और सीमेंट बनाने में जो बिजली इस्तेमाल की जाती है वो अक्सर कोयले से भी की जाती है। तो सीमेंट इज़ वेरी ग्रीन हाउस गैस इंटेंसिव और हवाई आलूदगी की भी काफ़ी बुरा है। फिर ईंटें जो आप मंगवाते हैं वो भट्टों से जो आती हैं वहाँ भी हवाई आलूदगी पैदा होती है। तो मैं समझता हूँ ये अगर आप सिर्फ भट्टों पे फोकस करेंगे तो यू आर नॉट लुकिंग एट द होल पिक्चर। हमें इंडस्ट्री ये हाउसिंग सेक्टर को देखना पड़ेगा। जो घर बनाने वाले लोग होते हैं उनसे भी सवाल पूछें कि जी आप इन ईंटों के साथ और इस सीमेंट के साथ देखें इसके पीछे क्या चीजें आप पैदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राफिज साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और बात वही है कि ठीक है, गवर्नमेंट की जानिब से माहौल को बेहतर बनाने के लिए अच्छा फैसला सामने आया, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें सामने भी रखना है और जिन्हें ठीक करने की जरूरत है, फिर ही माहौल खुशगवार होगा और माहौल में कोई अच्छी तब्दीली पैदा होगी। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। कुछ कोरोना की बात करें तो शहर लाहौर में मूजी वायरस का खतरा आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा है। साथ ही साथ शहर में कोरोना की वजह से होने वाली अमवात में भी बड़ी कमी देखने में आई है। शहर में तस्दीकशुदा और मुश्तबा मरीजों में 60% तक कमी देखने में आ रही है, जो कि यकीनी तौर पर एक खुशाइन बात है। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 7 रोज से यौमिया मरीजों की तादाद 200 तक सामने आ रही है, जबकि 1 से 1.5 माह कबल शहर में रोजाना की बुनियाद पर 8 से 900 केसेस रिपोर्ट होते थे, जबकि यौमिया 25 से 30 अफराद जिंदगी की बाजी हार जाते थे, जिसमें अब बड़ी कमी देखने में आई है। नाज़रीन, इसी के साथ टेस्टिंग की बात की जाए तो शहर में 8 सरकारी लेबॉर्ट्रीज मौजूद है। यौमिया टेस्टिंग कैपेसिटी को भी कम किया गया है, कितनी कर दी गई है, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। डॉक्टर असद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO हैं आप न्यू अस्पताल से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, ये गवर्नमेंट की महकमा हेल्थ की गुज़िश्ता रोज़ एक रिपोर्ट आई है सामने जिसमें बताया जा रहा है कि 60% बेहतरी आ गई है, केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। अगर आप 13 जून की फिगर देखें तो लाहौर के 31 हॉस्पिटल में 1106 मरीज दाखिल थे जो क्रिटिकल थे, यानी कि उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि ग्रेजुअली कम होते होते कल रात 12 बजे की जो फिगर है वो 206 है। यानी 13 जून को 1106 मरीज थे और कल रात को 17 जुलाई की रात को ये 206 हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पेशेंट की तादाद काफी हद तक कम हो गई है, 60 से 70% तक कमी आई है। ठीक, डॉक्टर साहब, टेस्टिंग कितनी हो रही है अब रोजाना की बुनियाद में? टेस्ट भी कम हो गए ना? टेस्टिंग की कैपेसिटी हमारी उतनी है जी, टेस्ट जरूर कम हुए, उसकी कम वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि पहले हम हर पेशेंट को जो डिस्चार्ज करते थे पहले 2 नेगेटिव टेस्ट होना जरूरी था, उनके 2 टेस्ट करते थे। अब वो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने और WHO की रिकमेंडेशन के बाद के 10 दिन के बाद अगर आप सिम्टम फ्री हैं, 3 दिन तक सिम्टम फ्री रहते हैं, तो आप क्या नाम उसका बगैर डबल नेगेटिव टेस्ट कराए आप डिस्चार्ज कर दें, तो हम वो डबल नेगेटिव वाली शर्त भी खत्म होगी। दूसरी चीज ये है कि पहले बाहर से जो फ्लाइट आती थी वो मैंडेटरी था कि सबका टेस्ट करना एयरपोर्ट पर ही जरूरी था, अब वो भी खत्म हो गया। अब उनको होम क्वारंटाइन पर कहा जाता है कि अगर आपको कोई सिम्टम है तो आप हमें बताएं, तो हम आपके उस वक्त टेस्ट कर लेंगे। तीसरी चीज ये है कि नंबर ऑफ पेशेंट भी कम है। पहले एक रात को मेयो हॉस्पिटल में आप 12, 13, 14 जून की बात करें, रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक 100 मरीज आते थे जिनको सांस की तकलीफ थी। और अब अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अब ये तादाद 4-5 तक कम होकर रह गई है। तो ये तीसरी और एक आखिरी वजह कि पहले हर पेशेंट जिसको सिम्टम नहीं भी थे उनके टेस्ट कर दिए जाते हैं। अब हमने कहा जिनको सिम्टम हैं, थोड़े भी हैं, उनको टेस्ट किया जाएगा। तो ये चंद वजूहत है जिससे लगता है कि टेस्ट में शायद कमी हुई है, लेकिन टेस्ट की हमारी कैपेसिटी उतनी है, लेकिन नंबर ऑफ टेस्ट कम होने की वजूहत है। ठीक, डॉक्टर साहब, नंबर ऑफ टेस्ट तो कम हो गए, बाकायदा तौर पर महकमे की जानिब से सोच समझ के किए गए हैं। अब हमें ये बताइए कि ये जो केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं, ये क्रिटिकल पेशेंट्स सामने कम आ रहे हैं, शुक्र अल्लाह का कि अमवात की शरह भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, इनके पीछे क्या क्या वजूहात हैं? हमने काबू पा लिया है या फिर हमारे ज़्यादातर लोगों में ये वायरस स्प्रेड करके वो सर्वाइव कर गए हैं? देखें, कोई भी शख्स जिसका सांस उखड़ा हो उसको कोई भी घर में नहीं रखेगा, उनको फौरन आके अपनी गाड़ी में लेके फौरन हॉस्पिटल की तरफ रुख करते हैं लोग। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो स्टेज पे वो इस वक्त वो हमें वो सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ रहा कि हर घंटे
आधे घंटे के बाद पेशेंट मुखर सांस के साथ हॉस्पिटल में आ रहे हैं। वाज़ेह तौर पर कमी सामने देखने में आ रही है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, कितने पेशेंट्स हैं इस वक्त अस्पतालों में मौजूद जो कि क्रिटिकल हैं और कितने नॉर्मल हैं माइल्ड सिम्टम्स के साथ? और में टोटल लाहौर के 31 हॉस्पिटल में 99 पेशेंट दाखिल हैं, जिनमें 31 जो हैं वो वेंटिलेटर बेड पर है और 68 हैं वो हाई डिपेंडेंसी यूनिट पर है। आप इसे अंदाजा लगा लें कमी पर कि लाहौर में इस वक्त क्या नाम 133 वेंटिलेटर बेड खाली पड़े हैं और 422 हाई डिपेंडेंसी यूनिट के बेड खाली पड़े हैं। शुक्र है काफी वाज़ेह कमी देखने में आ रही है। डॉक्टर साहब, ईद कुर्बान की आमद है, लोगों ने शॉपिंग के लिए बाजारों का फिर से रुख कर लिया है, मवेशी मंडियां लग गई हैं, वहाँ भी लोगों की बड़ी तादाद पहुंचेगी। कितना बड़ा खदशा हो सकता है कोरोना फैलने का या फिर एकदम से स्पाइक आने का अगर एहतियात ना की गई तो? इस वक्त सबसे बड़ा जो लम्हा फिक्रिया है वो ये है कि इस वक्त आप बाजार में चले जाएं, लोग SOP पर अमल नहीं कर रहे और हमें पिछली छोटी ईद उल फितर के बाद भी जो एक्यूट सर्ज देखना पड़ा है मरीजों का, वो SOP ऑब्जर्व ना करने की वजह से, लोगों की बेहतियाती की वजह से देखना पड़ा है। अभी भी आज भी इस वक्त आप बाजार चले जाएं, लोग इस वक्त SOP ऑब्जर्व नहीं कर रहे और हमें डर है खुदा ना खाता अगर लोगों ने ऐसे ही बेहतियाती की, SOP को ऑब्जर्व ना किया और खासतौर पर इस मौके पर जबकि मवेशी मंडियां भी शहर के बाहर लगनी शुरू हो गई हैं, लोग वहाँ पर जा रहे हैं, व्यापारी भी आ रहे हैं, अगर SOP पर ऑब्जर्व ना किया तो हमें खुदा ना खाता एक सेकेंड वेव भी देखनी पड़ सकती है और वो बड़े सख्त क्रिटिकल पेशेंट की होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और आप हमें बता रहे थे कि खुशाइन बात तो है कि केसेस में कमी हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ लम्हा फिक्रिया है कि ईद कुर्बान की आमद है। आप ज़रूर सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए अपना खूबसूरत जानवर खरीदिए, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है कि एहतियात का दामन भी थामे रहिए, एहतियाती तदाबीर भी ज़रूर अपनाइए, क्योंकि कोरोना अभी भी मौजूद है और एकदम से दोबारा से स्पाइक भी आ सकती है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करना है हमारी और आपकी सेहत के हवाले से, और आज हम जिस फ्रूट का जिक्र करने वाले हैं वो है जी बनाना, यानी कि केला। केले कितनी तादाद में खाने चाहिए? बहुत सारे लोगों को लगता है कि बनानास में जो शुगर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो डाइट वाले हजरात हैं या फिर जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनको बनाना नहीं खाना चाहिए। इन तमाम जो स्कूल ऑफ थॉट्स है इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ठीक है, केला खाना कितना फ़ायदेमंद है, बात करेंगे जी आयशा ना से, माहिर ग़िज़ाइयात हमारे साथ मौजूद होंगी। आयशा, सबसे पहले तो हमें ना बनाना के फ़वाइद बता दीजिए, ग़िज़ाई अज्जा बता दीजिए। जी सिद्रा, क्या फ़वाइद हैं केले खाने के? सबसे पहले तो केला जो है वो विटामिन B6 का बहुत अच्छा सोर्स है। अब विटामिन B6 हमें क्यों चाहिए? सबसे पहले तो ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, हमारी एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं उनकी बेबी की डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। सो बेसिकली जो डेवलपमेंट के दौरान ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने में ये हेल्प करता है। सो प्रेग्नेंट फीमेल्स को इसका इस्तेमाल रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। तो जिन लोगों को खून की कमी है उन्हें केले का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए क्योंकि केले में विटामिन B6 है, विटामिन B6 ने रेड ब्लड प्रोडक्शन में, रेड ब्लड सेल्स के बनाने में हेल्प करनी है। इसके अलावा ये किडनी, जो विटामिन B6 है वो किडनी और लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में, उनसे जो जहरीला मवाद है उसको खारिज करने में भी हेल्प करता है। सो किडनी एंड लिवर की हेल्थ के लिए अच्छा है। प्रेग्नेंट फीमेल्स को इसकी ज़रूरत होती है। खून की कमी को ये दूर करने में मददगार साबित होता है, हमारे एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करता है। इसके अलावा हम लोगों के जहन में जब भी केले का नाम आता है तो हमारे जहन में जो पहला चीज़ आती है वो आती है पोटेशियम। ये पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। एक मीडियम साइज़ के, एक दरमियाने साइज़ के केले के अंदर जितना हमें डेली पोटेशियम चाहिए उसका 10% मौजूद होता है। अब पोटेशियम क्यों हमें चाहिए? पोटेशियम सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जिन लोगों को हाइपर टेंशन का मसला है, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हमेशा हायर एंड पे रहता है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा हमारी हार्ट हेल्थ के लिए पोटेशियम
पोटेशियम बहुत अच्छा है। जिन लोगों को दिल का मसला है, दिल की कोई बीमारी है, या जो लोग ये चाहते हैं कि जिंदगी में कभी उनको दिल की कोई बीमारी ना हो, वो केले का इस्तेमाल बाकायदगी से करें। इसके अलावा पोटेशियम जो है वो एथलीट्स के लिए, जो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये क्रैम्प्स नहीं पड़ने देता। क्रैम्प्स पड़ने से मुराद ये जो बहुत ज़्यादा जब हम एक्सरसाइज करके वापस आते हैं और टांगों में, बाजुओं में दर्द हो रहा होता है, ये उससे रोकने में मददगार साबित होता है। उन क्रैम्प्स को ठीक करने में, उन क्रैम्प से बचाने में हमारे लिए काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। सो पहला फ़ायदा था विटामिन B6 जो मैंने बता दिया। दूसरा था पोटेशियम। पोटेशियम को एक दफ़ा मैं दोबारा सम अप करती हूँ कि पोटेशियम हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, और जिन लोगों को एक्सरसाइज करके क्रैम्प्स पड़े होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसके अंदर मैंगनीज की बहुत अच्छी मिकदार मौजूद है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। जितना हमें चाहिए उसका 13% एक दरमियाने साइज के केले के अंदर मौजूद होता है। सो अगर आपको स्किन अपनी बेहतर करनी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा, जब केले का नाम आता है तो हमारे जहन में जो पहली चीज़ आती है वो पोटेशियम आती है, लेकिन केले के अंदर विटामिन C भी मौजूद है। जितना हमें विटामिन C चाहिए उसका 10% एक दरमियाने साइज के केले के अंदर मौजूद होता है। विटामिन C के फ़वाइद में अक्सर बताती रहती हूँ कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी कुव्वत मुताफ़ित के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा विटामिन C आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। पहले ये रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा था, ऊपर से इसके अंदर जो विटामिन C मौजूद है वो जो आयरन है उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। सो बेसिकली खून की जिन लोगों को कमी है वो केले का इस्तेमाल ज़रूर करें। आयरन की एब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्प करेगा एंड रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है आयशा, हमें ये बताइए कि रूटीन में ये समझा जाता है, सोचा जाता है कि जो एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, वो बनाना का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। क्या ये बात ठीक है कि उनको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए केले? जी, वर्जिश वाले अफराद इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसी तरह अक्सर ये होता है, हम जिम जाते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जब हम जिम जाते हैं, वहाँ पे हमसे एक्सरसाइज हो नहीं रही होती, सर में दर्द शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा चक्कर आने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा थकावट फील होने लग जाती है, या जिम से वापस आने के साथ हमें दर्दें उठना शुरू हो जाती हैं। अब इन दोनों चीज़ों के लिए केला बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो जिम जाके तो एक्सरसाइज करने की हिम्मत ही नहीं हो रही होती। केला जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का, आपका एनर्जी लेवल मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो जिम जाने से पहले अगर आप 2 केले खा के चले गए हैं तो, और वहाँ पे अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपके पास इतनी एनर्जी है कि आप वो फिजिकल एक्टिविटी कर सकें। सो केला खा के जिम जाना जो है वो आपको फिजिकल एक्टिविटी के लिए एनर्जी देगा। जिन लोगों को सर में दर्द शुरू हो जाती है क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा होता है, यानी शुगर उनकी लो हो रही होती है, वो भी केला खा के जा सकते हैं, क्योंकि केले के अंदर अच्छी मिकदार में शुगर मौजूद होती है। एक मीडियम दरमियाने साइज के अंदर 100 कैलोरीज मौजूद हैं केले के अंदर। सो जो लोग जिम जाते हैं और केला खाकर जाते हैं उनको हाइपोग्लाइसीमिया फेस नहीं करना पड़ता, यानी कि उनकी ब्लड शुगर लो नहीं होती, जिसकी वजह से उनके सर में दर्द नहीं होती, उनका एनर्जी लेवल जो है वो भी मेंटेन रहता है, उनको थकावट फील नहीं होती, हिम्मत आ जाती है कि आप एक्सरसाइज कर लें। अब जो लोग वहाँ से वापस आते हैं और दर्दें उठ रही होती हैं उनके लिए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, इसके अंदर जो पोटेशियम है, पोटेशियम क्रैम्प्स के लिए बहुत अच्छा है। हमारे अगर बॉडी में कहीं क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, स्पेशली एथलीट्स में ये देखा गया है, जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या जो प्रोफेशनल लेवल पे गेम्स खेलते हैं, उनमें ये देखा गया है कि मसल्स में यूजली क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। वो केले का इस्तेमाल कर सकते हैं पोस्ट वर्कआउट स्नैक के तौर पे, यानी वर्कआउट करने के बाद वो केले का इस्तेमाल करें। एक तो फ़ौरन एनर्जी लेवल्स भी आपके मेंटेन हो जाएंगे, फ़ौरन आपकी एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी, और दूसरा जो इसके अंदर पोटेशियम है वो क्रैम्प्स को ज़ाहिर है नहीं पड़ने देगा। एक रिसर्च ये कहती है, एक रिसर्च में ये प्रूव किया गया है कि अगर आप वर्कआउट करने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर केले का इस्तेमाल करते हैं तो क्रैम्प्स के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। सो जो बच्चे स्पेशली रिपोर्ट ये करते हैं कि जी हम टेनिस खेल के वापस आए, आजकल तो बच्चे भी ज़ाहिर है फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। सो अगर वो टेनिस वगैरह खेल के वापस आते हैं, उनको दर्द उठती है या दर्दें होती हैं या फिजिकल एक्टिविटी करने की, स्कूल के गेम्स में पार्टिसिपेट करने की उनमें हिम्मत नहीं होती, सो वो केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयशा, ये बताइए कि केले में कितना शुगर कंटेंट होता है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां तो केले इसलिए नहीं खाती कि वो मोटी हो जाएंगी, इसमें बहुत मीठा होता है। क्या ये मोटापा लेकर आता है?
जी सिद्रा, जहाँ तक बात है कि केला मोटापा लेकर आता है, यानी जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं हम उनको यूजुअली कहते हैं केले का शेक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। इसके एक दरमियाने साइज़ के अंदर, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, 100 कैलोरीज हैं। अगर एक बड़े साइज़ का केला आप खाते हैं तो उसके अंदर तकरीबन 120 कैलोरीज मौजूद होती हैं। सो जहाँ एक आम फ्रूट के अंदर 60 कैलोरीज हैं, इसमें उसकी बनिस्बत जो है वो डबल कैलोरीज मौजूद हैं। सो ये मोटापा तो नहीं, वजन बढ़ाने की वजह ज़ाहिर है बन सकता है अगर इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से मुराद ये, दिन में आप 1 से 2 केले खा सकते हैं। ज़ाहिर है हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, उससे ज़्यादा अगर आप खाते हैं और आपका गोल जो है वो वेट मेंटेन करना है तो ज़ाहिर है ये मोटापा लेकर आ सकता है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक वक्त में आधा केला इस्तेमाल कर सकते हैं। योगर्ट के साथ या मिल्क के साथ इसको ब्लेंड करके अगर आप लेंगे तो ये वेट गेन करना शुरू कर देगा, क्योंकि जाहिर है उधर से भी कार्ब्स आ गए, इधर से भी फ्रुक्टोज सुक्रोज इकट्ठे हो गए तो जाहिर है वेट गेन शुरू हो जाएगा। केला मोटापा तब लेकर आता है जब आप इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या इसको शेक और स्मूदी की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, तो ये मोटापा लेकर आ सकता है और वेट गेन में मददगार साबित होता है। आयशा, कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया के मसाइल को दूर करने के लिए भी बनाना के इस्तेमाल पे बहुत जोर दिया जाता है, ऐसा क्यों है? जी सिद्रा, जो केला है ये डायरिया के पेशेंट्स भी ले सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स भी ले सकते हैं। बेसिकली अगर किसी किस्म का कोई डाइजेशन से रिलेटेड इशू हुआ हुआ है तो केला उसको रिजॉल्व करने में मददगार साबित होता है। इसके अंदर इनसॉल्युबल फाइबर है जो कि जाहिर है कॉन्स्टिपेशन को रिजॉल्व करने में मदद करेगा। लेकिन अगर आप कच्चा केला लेते हैं तो वो डायरिया में हेल्प करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज का मसला रिजॉल्व हो जाए तो आप जो हमारे यूजुअली केले अवेलेबल होते हैं आप वो ले सकते हैं। लेकिन अगर डायरिया का मसला है तो फिर आपने कच्चे केले का इस्तेमाल करना है। वो कॉन्स्टिपेशन बढ़ा सकता है, यानी कि वो डायरिया के अगेंस्ट जो है वो मदद कर सकता है। वो स्टूल को थोड़ा सा हार्ड कर देता है जिसकी वजह से डायरिया का मसला जो है वो रिजॉल्व हो सकता है। ओवरऑल इसके अंदर जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है। डाइजेशन से रिलेटेड, हाजमे से रिलेटेड कोई मसला आ रहा है तो वो उसके लिए अच्छा है। जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, माओं को मैंने देखा है वो अक्सर कंप्लेन कर रही होती हैं बच्चे को बहुत कॉन्स्टिपेशन है, वो केले का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और बच्चों के लिए वैसे भी केला बहुत अच्छा है क्योंकि बच्चे जितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हर वक्त खुद को थकाए रखते हैं, आजकल के बच्चे हर वक्त भाग रहे होते हैं, सो वो जो है वो केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आयशा नासिर, आप हमारे साथ मौजूद रही और हमें बता रही थी जी केले के फ़वाइद, जिसमें आपने बताया कि आपका बीपी नॉर्मल रहता है, बढ़ता कम नहीं होता बल्कि मेंटेन रहता है। हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है और अगर आप हार्ट पेशेंट बनने से बचना चाहते हैं तो भी केले का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पर आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हेल्दी स्किन पाना चाहते हैं तो भी आपको बनाना का इस्तेमाल करना है, लेकिन हमेशा की तरह ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा बनाना खाना है, एतदाल में रहते इस्तेमाल करना है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अब हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जी पाकिस्तान के एक नौजवान से जो कि पाकिस्तान के पहले लाइट आर्टिस्ट हैं। अली तबरेज़ हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि ऐसी लाइट्स बनाते हैं, तैयार करते हैं, तख्लीक करते हैं जो कि आहट पर या फिर आवाज़ पर भी रंग बदलने के साथ साथ डिफरेंट खसूसियात अपने साथ रखती हैं। अली, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें ये बताइए कि कैसे रुझान हुआ इस जानिब, कब आगाज़ किया और आपका काम दूसरे आर्टिस्टों की निस्बत कितना मुख्तलिफ समझते हैं आप खुद? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी है नैनोलीफ, कनाडा की बहुत बड़ी कंपनी है। 2017 में इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी रोल आउट की थी और मैंने पाकिस्तान में 2019 में इनके क्वांटिटी मंगवाई और मुझे एजाज़ ये हासिल है कि मैं दुनिया में पहला बंदा हूँ जिन्होंने इनकी टेक्नोलॉजी से आर्ट बनाना शुरू किया, लाइट आर्ट विद नैनोलीफ बनाना शुरू किया। मेरा काम दूसरे आर्टिस्ट से इस तरह डिफरेंट है कि इस टेक्नोलॉजी के साथ किसी ने पहले आर्ट नहीं बनाया था तो इसके साथ मैंने आर्ट बनाया। दुनिया में और बड़े लाइट आर्टिस्ट हैं, वो बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, बट मेरा काम मुनफरिद है क्योंकि मैं इंटरैक्टिव लाइट आर्ट डिस्प्लेस बनाता हूँ नैनोलीफ के साथ। ठीक, अली ये बताइए कि ये आहट और आवाज़ के साथ लाइट्स कैसे रंग बदलती हैं? आपने कब आगाज़ किया और कैसे सोचा कि मुझे इस जानिब जाना है? ये टेक्नोलॉजी नैनोलीफ ने इंट्रोड्यूस की थी। इन्होंने मार्केट कम्प्लीटली डिस्टर्ब की थी इस टेक्नोलॉजी के साथ जो रेगुलर लाइट और बल्ब की लाइट थी, और इसके साथ मैंने इस टेक्नोलॉजी का यूज़ बेहतरीन तरीके से किया कि मैं वॉल आर्ट और लार्ज डिस्प्लेस बनाता हूँ
जो कि आप अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में और अपनी दूसरी कमर्शियल स्पेसेस में लगा सकते हैं। और इनके अंदर 16 मिलियन कलर्स हैं और ये साउंड को भी रिस्पॉन्ड करती हैं, ये कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट हो जाती हैं और इनमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं। सो मैं शायद आपको उस तरह बता ना पाऊँ जिस तरह इसको देख के पता चलता है। अली तबरेज, आपके बैकग्राउंड में भी हम कुछ लाइट्स देख रहे हैं, ये भी क्या आपने खुद बनाई है? नहीं जी, ये डिजाइन जी मैंने खुद ही बनाया है और ये मेरे रूम में लगी हुई है घर में एक, और मैंने अपने घर में हर रूम में लगाई हुई है क्योंकि ये एक वॉल आर्ट है, डेकोर है। तो जिस तरह आप अपनी पेंटिंग लगाते हैं, दूसरी चीजें लगाते हैं, तो इसी तरह आप इसको भी लगाते हैं। तो इसके रंग बदलने से पूरे कमरे का माहौल जो होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर हम किसी चीज को देख रहे होते हैं या उसके कलर्स देख रहे होते हैं तो वो वाइट या येलो लाइट में देख रहे होते हैं, मगर जब हम उसके अंदर कलर्स चेंज करते हैं लाइट के, तो तमाम जितना भी कमरे में डेकोर होता है उसके भी शेड्स चेंज हो जाते हैं। तो ये एक इल्यूजन भी क्रिएट करती है। ठीक है अली, हमें ये बताइए कि ये लाइट्स बनाने में कितनी कॉस्ट आती है, अगर लोग खरीदना चाहें तो उनको कितनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, और दूसरा ये भी बताइए कि इसका तमाम जो रॉ मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इजीली आपको मार्केट से मिल जाता है? और इसको इम्पोर्ट करने से अभी ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट ऊपर गई है क्योंकि डॉलर आपको पता है हमेशा ऊपर जाता है। और इसको लगाने के लिए हम लोकल मार्केट से ही हमें बड़ी अच्छी एक टेप मिल जाती है, बॉन्डिंग एजेंट मिल जाता है, हम इसको फिर प्रॉपर फिक्स करते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत मेहनत होती है। एक डिस्प्ले बनाने में हमें कोई 3 से 6 घंटा लगता है और फिर हम जिसको ये डिस्प्ले बनाते हैं हम उनको ट्रेन करते हैं कि आपने इसको कैसे यूज करना है, क्योंकि ये इंटरैक्टिव आर्ट है। आप इससे बात करेंगे तो ये आपकी आवाज को सुनेगा, तो हर आर्ट को उठा के ये एक रंग के अंदर उसकी तशकील लेके आएगा। ठीक, अली ये बताइए कि ये जो आप तख्लीक कर रहे हैं, मुनफरिद लाइट्स तैयार कर रहे हैं, या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? तख्लीक तो आपने कर ली है, क्या पाकिस्तान में कंपनीज की जानिब से आपसे राब्ता किया गया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा काम की ऑफर आ रही है, और क्योंकि मैं काम कोई और करता हूँ, आई एम अ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल, और मैं एक बहुत ही बड़े ग्रुप के साथ मुंसलिक हूँ। तो ये काम मैं शाम को या रात को करता हूँ, और ज़्यादातर वीकेंड्स पे प्राइवेट प्रोजेक्ट, सिलेक्टेड प्रोजेक्ट लेके करता हूँ मैं। तो ऑब्वियसली यस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम आ रहा है, और हमें इंटरनेशनली भी काम की ऑफर्स आ रही हैं। अब जिस तरह कोरोना की अब ये शिद्दत टूट रही है तो लोग अब इसको देख रहे हैं, और हमें दुबई से और दूसरी जगहों से भी अब ऑफर्स आ रही हैं कि आप यहाँ पे आके डिस्प्लेस बनाएं। ठीक, अली आपने शौक की बुनियाद पे आपने बताया कि इस काम का आगाज किया है, आने वाले वक्त में क्या प्लानिंग है? जी आने वाले वक्त में प्लानिंग ये है कि इस काम को मैं और फैलाऊंगा, इसको मैं फ्रेंचाइज आउट करूंगा पूरे पाकिस्तान में, और इसको हम दूसरी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देखेंगे। और मैं ये भी चाहूंगा कि मैं और लोगों को भी ये काम सिखाऊं कि पाकिस्तान से इतना अच्छा एक आर्ट निकले, एक फॉर्म ऑफ आर्ट निकले, ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, एंड आई वुड रियली लाइक टू टीच पीपल हाउ टू यूज इट बेटर, खास करके जो आपके आर्किटेक्चर के, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, ताकि इसको इन फ्यूचर भरपूर तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए। ठीक, अली अकेले ही करते हैं ये सब काम, या फिर आपको टीम की जरूरत होती है, बाकी लोगों की मदद की दरकार होती है? बिल्कुल, मेरे साथ पूरी टीम है। मेरे पार्टनर हैं खुर्रम अली, वो मेरे साथ होते हैं, मेरे साथ फिर मेरे हेल्पर्स हैं जिनकी मदद के बगैर तो मैं कोई इंस्टॉलेशन नहीं कर सकता, और मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी मेरे से, मेरी वाइफ है, कभी कभार मेरे बच्चे भी मुझे हेल्प करते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसमें बड़ी फिजिकल वर्क लगती है। ठीक, अच्छा हमें ये बताइए अली कि इसके लिए बाकायदा तौर पर ये लाइट्स जो हैं इनको बिजली के इस्तेमाल से चलाया जा सकता है, या कोई बैटरी वगैरह वाला भी ऑप्शन है? जी ये लाइट्स बिजली से चलती हैं, और ये दुनिया की सबसे एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग सिस्टम है। ये लाइट जो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रही हैं, वो लाइट इस वक्त सिर्फ 30 वॉट बिजली खींच रही है, और उसकी इतनी ब्राइटनेस है कि अगर मैं उसको ऑन कर दूं तो मेरे कमरे में जितनी भी लाइट्स और हैं मुझे वो सारी बंद कर देता हूं मैं। तो मुझे जब ये व्हाइट लाइट चाहिए, येलो लाइट चाहिए, या कोई भी रंग चाहिए 16 मिलियन कलर्स में से, मैं ऐप में से वो कलर चूज करता हूँ और मैं वो लाइट्स का कलर कर देता हूँ। और इसमें यह भी कंट्रोल है कि मैं चाहूँ कि वो सारी मेरी जो पीछे लाइट्स हैं वो सारी बंद हो जाए, उनमें से सिर्फ 2, 3, 4 पैनल्स कोई भी कलर में देना चाहूँ मैं वो भी दे दूँ। सो दिस इज नेक्स्ट जनरेशन AI, और उसको हमने आर्ट की शक्ल में अब प्रेजेंट किया है। ठीक है अली, आपने बताया कि आप दूसरे नौजवानों को भी ये सिखाना चाहते हैं, ये बताइए कि आसान है, मुश्किल है, इंटरेस्ट होना कितना ज़रूरी है इसमें? अगर आप कोई काम करने का दिमाग बना लें और आपका बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट हो और आप हर रोज वो काम करें तो कैसे नहीं सीखेंगे। इट्स नॉट एट ऑल दैट हार्ड। मेरा कोई आर्ट का बैकग्राउंड तो नहीं है, मैंने ये टेक्नोलॉजी खुद सीखी है, मेरे नैनो लीफ से कोई लेना देना नहीं है,
और मैंने खुद ये क्वांटिटी मंगवा के खुद सीखा ये सब कुछ। अच्छा अली, ये नैनो लीफ जो आप कंपनी के हवाले से बात करें, उन्होंने वेबसाइट पे भी आपका ये डिजाइन शेयर किया है, बाकायदा आपकी तारीफ भी हुई है उस पर। जी, मैं यही आपको बता रहा था अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं दुनिया का पहला बंदा हूं जिन्होंने उनके इस टेक्नोलॉजी को एक इस तरह इस्तेमाल किया, उससे लाइट आर्ट बनाया। तो हम इंटरनेट पे, बल्कि हमारा जो फेसबुक पे भी हमारा पेज है लाइट आर्ट विद नैनो लीफ के नाम से, और इंस्टाग्राम पे मेरा प्रोफाइल है द नैनो लीफ आर्टिस्ट के नाम से। तो उन्होंने बड़ा इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि आपने हमारी टेक को एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्पिन दिया है। ठीक अली, कलर्स तो आपने बताया कि अपनी मर्जी के रंग आप इसमें कर सकते हैं एक ऐप के ज़रिए। अब हमें ये बताइए कि ये जो आहट के ज़रिए, आवाज़ के ज़रिए रंग बदल रही हैं ये लाइट्स, ये कैसे होता है? ये जी, इसके अंदर बिल्ट इन एक मॉड्यूल होता है। जो मैंने लाइट्स पीछे लगाई है उसमें एक मॉड्यूल होता है, रिदम मॉड्यूल। अब मैं ये बटन प्रेस करता हूँ तो ये लाइट्स मेरे पीछे जो है ये मेरे बात करने से चल रही हैं। मैं चुप कर जाऊंगा तो वो लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। देखें आप, वो देख रही है ना आप, जैसे पीछे वो सारा बंद हो गया, मेरे बोलने से वो चल रहा है। तो आप अपने घर में ही बैठे बैठे पार्टी का माहौल बनाए, आप अपने दफ्तर में कहीं पे भी हैं, आपको देखिए रोशनी से माहौल बनता है। तो आपने जिस किस्म का माहौल बनाना है, आपको ये टेक्नोलॉजी और हमारा आर्ट आपको वो एम्पावर करता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अली तब्रेज़ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बेस्ट ऑफ लक हम आपको कहते हैं कि इसी तरह आप अच्छा काम करते जाएं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते जाएं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, कल तो हमारी मुलाकात नहीं होगी, पीर की सुबह 9:05 पर फिर से मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।